सभी को सादर प्रणाम। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे समाज में कुछ बहुत खतरनाक किस्म के विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं। ये क्या चाहते हैं, इनको क्या चाहिए, इनका उद्देश्य क्या है, इनको प्रदेश का हित चाहिए या खुद का हित चाहिए, ये क्यों ऐसे काम करते हैं, क्यों ऐसे विचार व्यक्त करते हैं, कहाँ से इनको ये कुबुद्धि आती है, ये सब समझ से परे है। इनको वो चीज़ें दिखती हैं जो एक आम आदमी को कभी दिखती नहीं। इनको वो चीज़ें प्रभाव डालती दिखती हैं जिनका कोई प्रभाव कहीं होता भी नहीं है। ये किस उद्देश्य से जीते हैं, ये कहाँ से ज्ञान अर्जित करते हैं, कभी आप सोचिएगा तो आपका सर चकरा जाएगा। ऐसे ही कुछ महान विद्वान हैं जिनका ये मानना है कि योगी जी ठाकुर जाति के हैं। और कैसे ठाकुर? वैसे ठाकुर जिनको आपने फिल्मों में देखा है कि अन्य सारी जातियों को कोड़े लेकर पीटते हैं। गरीब से गरीब और भूख से तड़प रहे व्यक्ति से भी उसके घर और उसको स्वयं उसको बेचकर अपना लगान वसूलते हैं। बंदूक लेकर घूमते हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, तांडव मचाते फिरते हैं, अत्याचार की गंगा बहाते चलते हैं। योगी जी वैसे ठाकुर हैं और उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया है और अब प्रदेश में वैसा ही राज बना डालेंगे। जब आप इनकी बातें सुनेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। पहले तो वो ठाकुरों की जो छवि फिल्मों द्वारा बनाई गई उसकी ही रहस्यमयी कहानी है, लेकिन वो एक अलग और बड़ा विषय है। लेकिन अब जब जनता के स्मृति में आपने उस छवि को रख दिया है तो उसको उभारना बहुत आसान है। योगी जी के माध्यम से एक क्रूर ठाकुर की छवि जनता के मन में आप उभारिए और बताइए कि अब ठाकुरों का राज आ गया है। ठाकुर कोड़े लेकर घोड़ों पर बैठ के घूमेंगे, अनायास रास्ते में दिखने वाले किसी पे भी चाबुक बरसा देंगे। तो ऐसे विद्वान जो पता नहीं कहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, योगी जी की ऐसी छवि बना रहे हैं। तो ठाकुरों ने सत्ता पे कब्जा कर लिया है। ये कभी इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे हैं, 5 बार जनता ने उनको चुनकर सांसद बनाया है और उस दौर में बनाया है जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उत्तर प्रदेश से भाजपा लगभग गायब थी। उस दौर में अपने सीट गोरखपुर सीट से योगी जी 5 बार सांसद लगातार चुनकर आए हैं। ये लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं। योगी जी ये चुन कर आते थे, वो लोकतांत्रिक ढंग से चुन के आते थे, उनको जनता चुन के भेजती थी। वो ठाकुर होने के नाते उस सीट को कब्जा नहीं कर लेते थे और ठाकुर होने के नाते ही आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद को कब्जा नहीं कर लिया है। इसी गोरखपुर में एक बनटंगिया जाति थी। अखिलेश यादव जी के सपा की 4 बार सरकार रही, मायावती जी की भी 3 बार रही और कांग्रेस की तो बात ही छोड़िए। लेकिन ये वनटंगिया जाति सामान्य नागरिक को मिलने वाली सुविधा की तो बात छोड़ दीजिए, वो इस देश की नागरिक भी नहीं थी। उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। उनका ये अधिकार तब मिला जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए। तो वो कोई ठाकुर नहीं है, वो बहुत ही दलित जाति है, आम सुविधाओं से महरूम और वोट डालने तक उनको वोट डालने तक का अधिकार किसी सरकार ने नहीं दिया। गोरखपुर लोकसभा सीट की में जो जातीय समीकरण है उसमें ठाकुर तो उंगली पे गिनती मात्र है, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है अन्य जातियों के सामने। तो इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय नेता हैं जो हर समाज को प्रिय हैं, हर जाति के सुख दुख में भागीदार होते हैं, जिससे वो उनको अपना प्रतिनिधि बनाती है, वो उनको अपना नेता मानती है। और जब भाजपा का कहीं अता पता नहीं था उत्तर प्रदेश में, तब भी उनको चुनकर भेजती आई। तो ये जनता जब इन लोगों की बातें सुनती है, ऐसे विद्वानों की बातें सुनती है, हम जैसे लोग जब इनकी बातें सुनते हैं तो हमारा सर चकरा जाता है। हमने ऐसा ना कहीं देखा, ना कहीं महसूस किया, ना कहीं सुना। लेकिन इन विद्वानों को कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ इन्होंने ऐसा देखा और कहाँ इन्होंने ऐसा महसूस किया। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली 18, 20 और 24, गांव में 18, तहसीलों में 20 या 22 और शहरों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाती है।
तो जनता, जो आम लोग हैं, जिन्होंने बड़े उम्मीद और आशा के साथ इस प्रदेश सरकार को, इस पार्टी को बहुमत दिया था, वो देखती है कि एक मुख्यमंत्री के बैठते ही प्रदेश में बिजली व्यवस्था पुराने स्थिति से बहुत बेहतर स्थिति में आ गई। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने देखा कि हर सड़क, गांव के, शहर के अंदर की छोटी छोटी सड़कें हों, शहर से गांव को जोड़ने वाली सड़कें हों, एक ज़िले को दूसरे ज़िले से जोड़ने वाली सड़कें हों और प्रदेश को दूसरे प्रदेशों से जोड़ने वाले 4 लेन और हाईवेज हों। हमने देखा सब पे काम चल रहा है, सबकी चौड़ाइयाँ बढ़ गई, सबके गड्ढे खत्म हो गए। 100% दावा नहीं है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर यह काम देखने को मिला। उसके बाद हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने राशन की दुकानों को ऑनलाइन कर दिया, यानी कि अब वहाँ पर यंत्र पे अंगूठे लगाने के बाद ही राशन मुक्त होता है। यानी कि जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है और राशन अपना लेने के लिए वहाँ उपस्थित नहीं है, उसके नाम को रजिस्टर में दर्ज कर उसका राशन कोई मार नहीं सकता है। यानी राशन अब मिलेगा तो उसको मिलेगा, अन्यथा कोटेदार के पास बकाया दिखेगा। ये सुधार हमने योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में देखा। उसके बाद हमने कई बार समाचारों पत्रों में पढ़ा और भी जगहों पे सुना कि थानों पर, तहसीलों पर, ब्लॉकों पे भाजपा अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को कोई प्रभाव डालने से किसी तरह के प्रभाव डालने पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को, गृह मंत्रालय को योगी जी ने अपने हाथ में रखा। पुलिस न भाजपा के नेताओं की सुनती थी, न भाजपा के विधायकों और सांसदों की सुनती थी। किसी का कोई प्रभाव वहां नहीं था। पुलिस न्यायोचित ढंग से अपना काम करे। अब पुलिस से शिकायत रही होगी, 100% पुलिस योगी जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरी हो या जनता की अपेक्षा पर खरा उतरी हो, ऐसा दावा नहीं है। शिकायत रही होगी, लेकिन जो नेता पुलिस को प्रभावित करते हैं, अपने अनुसार उसको चलाना चाहते हैं, वो सब चीज़ों पर रोक लगा दी गई। ये हमने देखा और हमने सुना। उसके बाद ये देखने को मिला कि मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की बाढ़ सी आ गई है। जो मौजूदा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी व्यवस्थाएं बदल गई, पहले से ज़्यादा वो सुविधा वाले हो गए। गोरखपुर में एंसेफ्लाइटिस से मौत जो होती थी, वो बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गई। उसके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। जो लोकल रहने वाले हैं उनको अच्छी तरह से पता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे प्रदेश में एयरलाइंस की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे प्रदेश में मेट्रो की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे प्रदेश में एक्सप्रेसवेज की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे प्रदेश की छवि बदल रही है, हमारे प्रदेश का मान सम्मान बढ़ रहा है, पूरे देश में हमारे प्रदेश की चर्चा हो रही है। उसके बाद कोरोना नाम की महामारी जब फैली तो हमने अपने इस सरकार का एक नया रूप सामने देखा। राजस्थान में कोचिंगों में फंसे हमारे बच्चों को प्रदेश सरकार ने बस भेजकर मंगवाया। हमारे प्रदेश में, देश में के भिन्न भिन्न हिस्सों में काम कर रहे हमारे प्रदेश के श्रमिक जब यहाँ आए तो उनको फ्री राशन की व्यवस्था हुई कि रोजगार के अभाव में कोई भूखा न मरे। लॉकडाउन के दौरान शासन पूरी तरह मुस्तैद थी कि आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने भिन्न भिन्न कार्यक्रम चलाए। किसी को किसी आवश्यक वस्तु के अभाव में कोई परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए प्रदेश सरकार ने बहुत मेहनत की। वैक्सीन आने के बाद इस प्रदेश सरकार ने काफ़ी मेहनत करके प्रदेश में वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया और देश में अग्रणी पंक्ति में खड़ी दिखी। जितनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर थी उसके हिसाब से यहाँ संक्रमण की दर काफ़ी कम रही। यहाँ पर अन्य प्रदेशों की तुलना में हालत ज़्यादा ठीक थे। महामारी तो बहुत भयावह थी, दुनिया के विकसित देशों को भी इसने तोड़ कर रख दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश काफ़ी ठीक रहा अन्य जगहों की तुलना में। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद यहाँ के मुख्यमंत्री को उधार मांगने लगे इन व्यवस्थाओं को देखकर। योगी जी की व्यवस्थाओं से इतने प्रभावित हुए कि ऑस्ट्रेलिया योगी जी को उधार मांगने लगी। ये केवल ऐसा नहीं है कि योगी जी के जो प्रशंसक हैं या योगी जी के जो वोटर हैं उन्होंने केवल योगी जी की तारीफ में झूठे कसीदे पढ़े।
विदेशों में भी ये महसूस किया गया कि योगी जी ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। उसके बाद हमने देखा कि जो बात बात पर सड़क पर उतर आते हैं, सरकार की संपत्तियों को नष्ट करते हैं, जनता की संपत्तियों को क्षति पहुंचाते हैं, उनके पोस्टर लगाकर और उनसे उसकी वसूली शुरू हुई, जिससे देश में अन्य जगहों पर बहुत सारे उपद्रव हुए, लेकिन यूपी में उपद्रव करने से उपद्रवी डरने लगे। ये उपद्रव को रोकने का योगी जी का जो तरीका था वो उसकी प्रशंसा भी दुनिया में हुई। उसके बाद हमने देखा कि जो बाहुबली, माफिया, गुंडे, जो किसी की भी सरकार रहे वो यथावत जीते थे, उनका कारोबार यथावत फलता फूलता रहता था। उनके गिरेबान तक पुलिस के हाथ कभी नहीं पहुंचते थे, पुलिस उनसे बल्कि डरती थी। उनके भी गिरेबान पकड़े गए, उनके घरों पर बुलडोजर चढ़ गया। उन्होंने जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटी थी, जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया था, उनको मुक्त करा लिया गया। उन ज़मीनों पर अब गरीबों के लिए आवास बनाया जा रहा है। फिर हमने देखा कि मुगल आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू धर्म को ध्वस्त करने के लिए हमारे जिन पवित्र स्थलों को तोड़कर उनको ज़मींदोज़ कर दिया गया था, और भारत के इस 70 साल की जो राजनीतिक प्रवृत्ति थी उसके वजह से वो उपेक्षित पड़े हुए थे। अयोध्या का नाम लेने में कोई डरता था। आज तक की राजनीति में अयोध्या का नाम लेने में हर राजनीतिक पार्टी डरती थी, अयोध्या से दूरी बना के रहती थी। अयोध्या को जिला तो छोड़िए, शायद तहसील और ब्लॉक भी घोषित नहीं किया गया था। वाराणसी की संकरी गलियां सबको याद होगी। उन सब स्थलों को उनको जो वास्तव में गौरव मिलना चाहिए उस गौरव को प्रदान किया इस सरकार ने। फिर जब चुनाव आता है तो पता चलता है योगी जी ठाकुर थे, वो ठाकुरवादी थे। आम जनता ने योगी जी के इन कामों को देखा और उनकी कायल हुई। नाराजगी रहती है लोगों में। अब मान लीजिए कि 2 दिन से हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर जला हुआ है और यहाँ बिजली नहीं है, तो सही है, ये शिकायत भी हम सरकार से ही करेंगे कि हमारे यहाँ बिजली का बुरा हाल है। लेकिन क्या इसकी तुलना उस विद्युत व्यवस्था से हो जाएगी जहाँ 6 घंटे बिजली मिलती थी प्रतिदिन, हफ्ते भर दिन में और हफ्ते भर रात में? नहीं, हम ये शिकायत भी सरकार से ही करेंगे कि 2 दिन से हमारे यहाँ बिजली नहीं है, लेकिन इसकी तुलना उससे नहीं हो सकती है। यानी आम जनता को शिकायत जरूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब प्रसन्न नहीं रहते हैं, या इस सरकार के जो साथ हैं वो भी इससे और अपेक्षा न रखते हो, ऐसा भी नहीं है। और भी अपेक्षाएं हैं, हम उम्मीद करेंगे कि सरकार उस अपेक्षाओं को भी पूरा करेगी। लेकिन अब इस सरकार में कोई कमी रह गई है तो इसके लिए हम उनको थोड़े ही आमंत्रित कर लेंगे जिनके शासनकाल में कुछ था ही नहीं। तो ये जनता ये महसूस करती चल रही थी कि ये सरकार अच्छी तरह से चल रही है। जनता ने जो सोचकर वोट दिया था उस अपेक्षाओं पे खरा उतर रही है। लेकिन अचानक चुनाव में आते पता चलता है कि योगी जी ठाकुर थे, और ये आम जनता को नहीं पता है। उसको तो राशन मिल रहा था उन दौरों में जब काम काज चारों ओर प्रभावित थे कोरोना की वजह से, और उनको आप जाके बताइए कि योगी जी ठाकुर थे तो उनको अचंभा होगा कि ठाकुर थे। उनको तो याद भी नहीं रहा होगा कि हमारा मुख्यमंत्री जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा है वो ठाकुर था, या ठाकुर था तो रहा करे, उससे हमारे साथ तो कोई अत्याचार हुआ नहीं, हमारे साथ कोई भेदभाव हुआ नहीं। जिन फरियादियों और पीड़ितों को न्याय मिला थानों से, उनको आज आप बताइए कि वो योगी जी ठाकुर थे, तो उनको तो ये समझ में भी नहीं आएगा कि योगी जी ठाकुर थे तो उससे हमारा क्या लेना देना, उनके ठाकुर होने से हमको क्या परेशानी हुई। बल्कि आप ही कहते थे, ये विद्वान, ये पंडित ये कहते थे कि योगी जी से तो सैकड़ों विधायक नाराज हैं, उनके सैकड़ों विधायक नाराज हैं। क्या ये पंडित बताएंगे कि कोई विधायक किसी मुख्यमंत्री से क्यों नाराज होगा? क्यों नाराज होगा? इसलिए तो नाराज होगा कि वो विधायक बनने का सपना जिन चीज़ों के लिए चाहता था वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। विधायक बनेंगे, थानों को नचाएंगे, तहसीलों को नचाएंगे, ब्लॉकों पे हुकूमत चलाएंगे, उन चीज़ों की छूट नहीं मिली तो वो नाराज है। आप खुद स्वीकार करते हैं कि योगी जी से उनके काफ़ी विधायक नाराज हैं। तो क्यों नाराज हैं? इस नाराजगी का वजह भी तो आपको बताना चाहिए। तो एक तरफ ये स्वीकार करते हैं कि योगी जी ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अपने ही पार्टी के विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं पे रोक लगा दी वहाँ पर किसी भी तरह का दखल देने के लिए।
और ये करके योगी जी ने साबित किया कि वो एक कुशल प्रशासक हैं। इसके लिए वो इसकी परवाह नहीं करते हैं कि उनके पार्टी के लोगों में नाराजगी आएगी या उनके पार्टी के लोग जिन सपनों को लेकर राजनीति में आते हैं वो पूरे नहीं होंगे। उन्होंने जनता के सपनों को पूरा करने को वरीयता दी। लेकिन आज योगी जी ठाकुर हो गए, योगी जी मनुवादी हो गए, योगी जी घोड़े पे बैठे मूंछ वाले कोड़े लिए ठाकुर की तरह जनता पे चाबुक बरसाते चल रहे हैं। चुनाव आने के समय आप ये बताना चाह रहे हैं लोगों को, तो लोगों के गले उतरेगी ये बात। योगी जी ने बहुत सारे मोर्चों पर ऐतिहासिक काम किए हैं, उसमें एक कानून व्यवस्था भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, बिल्कुल घटी। अप्रिय घटनाओं पर पूरी तरह से लोग रोक लगा पाना ये शायद प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि एक आदर्श सरकार वही होगी जिसके शासनकाल में किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि कुछ घटनाएं योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में घटी, लेकिन अगर घट ही गई तो फिर सरकार ने उस घटनाओं को कैसे हैंडल किया? सरकार ने उस घटी घटनाओं में जो वांछित थे उनको किसी तरह से बचाने का कोशिश किया? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भाजपा के मंत्री के बेटे पे भी के साथ भी कोई रियायत नहीं की गई। भाजपा के मंत्री के बेटे होने की वजह से उनको किसी तरह की छूट मिली हो, ऐसा नहीं हुआ। अब बाल का खाल निकालने के लिए अगर आप कहें कि 18 घंटे बाद गिरफ्तारी क्यों हुई, 18 घंटे पहले क्यों नहीं हुई, तो इससे पहले की सरकारों को हमने देखा है। गायत्री प्रजापति महीनों गायब रहे, गायत्री प्रजापति पर एफआईआर तक नहीं दर्ज किया गया, जब कोर्ट का आदेश हुआ तो दर्ज किया गया। इसलिए अब बाल की खाल निकालिए आप और सोचिए कि आपने इस सरकार को बेनकाब कर दिया है। लेकिन ये बातें जनता के गले के नीचे नहीं उतरती हैं। लोग जो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उनकी समझ आपसे कम नहीं है। आप किस विश्वविद्यालय और किस यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आए हैं कि अचानक इतने सारे अच्छे काम करने वाले एक व्यक्ति को अचानक आप ठाकुर बताते हैं? जो सड़कें बनी और जिस पे लोग आराम से यात्राएं कर रहे हैं, उनको कहीं रोक कर पूछा जा रहा है कि तुम ठाकुर हो तभी सड़कों पे चलोगे, अन्य जाति की हो तो नहीं चलोगे, या मुसलमान हो तो नहीं चलोगे? ये जो बिजली हर घरों में जा रही है, पैसे दीजिए कनेक्शन लीजिए, जो गरीब हैं उनको फ्री कनेक्शन भी दिया जा रहा है, तो क्या उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप किस जाति किस समुदाय के हैं, आपको बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी? कैसा ठाकुरवाद, कौन सा हिंदुत्ववाद? जो भारत के प्राचीन गौरव हैं उनको उनके अनुरूप सम्मान देना यह हिंदुत्ववाद है। राम जी का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं तो कहाँ बनेगा? राम जी का मंदिर बाबर ने तोड़ा है, ये किससे छिपा है? लेकिन वो बना देना हिंदुत्ववाद है। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी को उसकी महिमा के अनुरूप सम्मान देना हिंदुत्ववाद है। वो इस देश का गौरव है, वो मेरा आपका, इस जाति का उस जाति का, उस संप्रदाय का नहीं, इस देश की धरोहर है। दुनिया के लोग उसको देखने आते हैं। दुनिया में भारत आने वाले, दुनिया से भारत में आने वाले बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आते हैं। वो इस राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र का धरोहर है। और राष्ट्र की संपत्तियों और राष्ट्र के धरोहरों का संरक्षण करना हिंदुत्ववाद कहाँ से है? आप किसी के तुष्टिकरण में उनको उपेक्षित भले करते हो, वो तुष्टिकरण है, लेकिन उसको उसके महिमा के अनुसार सम्मान देना बिल्कुल किसी संप्रदाय विशेष का तुष्टिकरण नहीं है, वो अपने देश का सशक्तिकरण है। योगी जी ठाकुर हैं, उन्होंने सत्ता हथिया ली है। ये भाषा, इन विद्वानों की भाषा बिल्कुल पाकिस्तान की भाषा से मेल खाती है। इमरान खान हर मंचों पर यह कहता फिरता है कि भारत में कट्टर हिंदुवादी संगठन आरएसएस की सरकार है। अरे इमरान खान भाई, भारत में चुनाव होता है, और अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव को तुम देख रहे हो तो देखो कि बीजेपी को भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम सोच रहे हो कि हिंदुओं की कट्टर सरकार भारत में बैठ गई है, मानो वो हिंदू होने के नाते ही भारत में शासन कर रही है। तो इस चुनाव के कैंपेन को देखो, कितनी मेहनत करते हैं लोग जनता में अपने कार्यक्रमों को बताने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए जीतोड़ मेहनत हो रही है। और उसके बाद भी आशंका बनी रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, भारत की राजनीति के में क्या परिणाम आएंगे, इसका कोई पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा नजर आता है कि यहाँ हिंदुओं, कट्टर हिंदुओं की सरकार है, मानो हिंदू होने के नाते ही वो सरकार बन गई है। ये विद्वान कुछ उसी स्तर के हैं। योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, सत्ता पे कब्जा कर लिए हैं, ठाकुरवाद की स्थापना कर रहे हैं। अरे
महान विद्वानों, सबसे पहले तो तुमको ये देखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय नेता हैं। बीजेपी के बुरे दौर में भी वो बीजेपी से सांसद चुन के आते रहे लगातार 5 साल। क्या ठाकुर होने के नाते? योगी जी की सारी उपलब्धियां ठाकुर होने के नाते थीं, या ठाकुर होने के नाते हम उनकी सारी उपलब्धियों पे पर्दा डाल देंगे, सारी उपलब्धियों को नाकार देंगे? बीजेपी की जितनी योजनाएं हैं सभी गरीब, दलित, पिछड़ों के हित की योजनाएं हैं। ये गैस के सिलेंडर जिनके दामों को लेकर आज ये रोज रोना रोते हैं, ये गैस के सिलेंडर ब्लैक में मिलते थे और इनसे ऊंची कीमतों पर मिलते थे। और बहुत बड़ा भारत का एक ऐसा वर्ग था, गरीबों का वर्ग, चाहे वो किसी जाति का गरीब रहा हो, जो इस गैस सिलेंडर को के बारे में सोचता भी नहीं था। उनके पहुंच से परी थी ये सुविधा। आज़ादी के 60-70 साल बाद भी उनकी पहुंच से बाहर थी ये सुविधा। आज आप गैस सिलेंडर का रोना रो रहे हैं, उन गरीब झोपड़ों पर भी गाड़ियां पहुंच जा रही हैं सिलेंडर लेके। उनको आज अपने घर पे उपलब्ध है वो सिलेंडर। ये बात करते हैं कि योगी जी ठाकुर हैं, यानी कि पिछड़े, दलित, गरीब सबके लिए वो खतरनाक हैं, चाबुक बरसाएंगे घोड़े पर बैठ के। लेकिन उन गरीब दलित को बैंक से जोड़ दिया, तो इस सरकार ने जोड़ा। 60 साल इंतजार होता रहा, बैंक इन गरीबों की पहुंच से बाहर ही था करीब करीब। सस्ते दामों पर एलईडी बल्ब क्यों बांटे गए? ताकि दिए और लालटेन की रोशनी से मुक्ति पा सकें ये गरीब, जो हाथों में बोतल उठाए और महीने के अंत में किरासन तेल खोजते थे कि घर में दिया कैसे जलेगा। आज उनके घर एलईडी बल्ब जल रहा है। ये भी वो गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं। इनके जीवन में उससे जो बदलाव आया है वो आपकी लुभावनी बातों से नहीं आने वाला था। इनके जीवन में बदलाव आई हैं इन योजनाओं से। शौचालय, आवास, ये सब किस वर्ग के लिए है? तो ये जो सरकार बैठी है, ये क्या जाति विशेष को पूछ कर उनको ये योजनाएं दे रही है? अब ये महान विद्वान ये बताएंगे कि भारत में जब इतनी जातियां मौजूद हैं और हम सब किसी न किसी जातियों से हैं, हम सब के नाम के पीछे हमारे टाइटल लगे होते हैं जो हमारी जाति की सूचना देते हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। किसी पद पर किसी जाति का, किसी पद पर किसी जाति का, कोई मुख्यमंत्री किसी जाति का, कोई प्रधानमंत्री किसी जाति का, कोई पुलिस वाला किसी जाति का। उसकी जाति तो होगी ही होगी, लेकिन वो जाति विशेष का है, इसलिए वो जाति विशेष का पक्ष लेता है, वो जाति विशेष का ज़्यादा हित का ख्याल रखता है, उस जाति के अलावा अन्य जातियों का अहित करता है, उनके साथ न्याय नहीं करता है, उनके साथ बर्बरता करता है, तब तो उसको जातिवादी कहेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति सबको समान नज़र से देखता है, सबके साथ समान काम करता है, सबके साथ समान न्याय करता है, तो वो व्यक्ति किसी जाति का हो, उसकी जाति कहाँ से आड़े आती है? उसकी जाति पर सवाल ही क्यों खड़ा होता है? योगी आदित्यनाथ भी किसी जाति के होंगे, लेकिन जिस जाति के थे, क्या उस जातियों को चुन चुन कर योजनाओं का लाभ देते रहे? क्या उस जाति को छूट दे दी कि तुम प्रदेश में अराजकता मचाओ और थानों पर तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा, जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में हुआ करता था? वो जातिवाद था। अखिलेश यादव जी यादव होने के नाते जातिवादी नहीं थे। अखिलेश यादव जी वोट की राजनीति जातीय दायरे में करना चाहते थे। उनके पास कोई ऐसे काम नहीं थे, या उनके पास कोई ऐसा सोच नहीं था जिसकी बदौलत उनको वोट पाने पर भरोसा था। उनको भरोसा था तो जातीय भावना के आधार पर वोट पाने का भरोसा था। ये उनका फेल्योर है, लेकिन उस पर आप बात नहीं करेंगे। आप जातिवाद जहाँ पर सबको दिख रहा है, आधी आंख से भी देखेंगे तो दिखेगा, वो इनको नहीं दिखता है। और जहाँ जातिवाद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर दूरबीन लेके खोजने पर भी जातिवाद नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे विद्वान इस समाज के लिए बड़े खतरनाक हैं, लेकिन हैं, और इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, इनको बोलने से रोका भी नहीं जा सकता है। इसलिए अब आप और हम अपनी समझ बढ़ाएं, इनकी बातों का मर्म समझें, इनके बातों में कोई यथार्थ है कि नहीं, इनके बातों का कोई आधार है कि नहीं, ये सब हमको आपको समझना पड़ेगा। सादर प्रणाम।